स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 में की गई थी। इसका छत्तीसगढ़ पर क्या क्या प्रभाव हुआ, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कौन कौन व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ से शामिल थे, ये सारी बातें मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं, जो CGPSC और आगामी ACF की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट पूरी तरीके से आश्वस्त होकर ऑथेंटिक सोर्स से दिए जाते हैं आप सभी को, जो एक तरीके से किसी सामान्य बुक में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट हमको भी प्रेरणा मिल सके अच्छा करने के लिए, निरंतर बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव वर्ष 1920। सबसे पहले समझिए कि ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारतवर्ष में कैसे हुई। देखिए, वर्ष 1920 ऐसा वर्ष था जिसमें कुछ घटनाएं हुई पूरे भारत में। जैसे इसमें से एक था रॉलेट एक्ट का आना, जिसमें ना अपील ना दलील के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती थी। ऐसा कानून लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, शासन के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद ही हमको देखने को मिलता है कि भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो इन सब घटनाओं से गांधी जी अंग्रेजों के पूर्ण तरीके से विरोध में आ गए और उनके खिलाफ आंदोलन या सत्याग्रह करने का प्रस्ताव रखा गया गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी चूंकि दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो ये सब सत्याग्रह आंदोलन करने का उनको अनुभव भी था और सफल भी थे उसमें। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो हथियार है गांधी जी का, उसमें वो ऑलरेडी सफल रहे थे। तो वो यही प्रयोग वो भारत में करना चाहते थे। उसी प्रयोग के तहत उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इसके लिए कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष सम्मेलन या अधिवेशन हुआ। ठीक है, जिसमें गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर विचार किया गया। कुछ समर्थक थे, कुछ विरोधी थे। विरोधी में ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय थे, चित्तरंजन दास जी थे, सत्येंद्रनाथ बैनर्जी थे, ये सभी विरोध में थे। ठीक है, विपिन चंद्र पाल ये भी विरोध में थे। लेकिन सपोर्ट के तौर पे मोतीलाल नेहरू का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और अली बंधु, ये सब जो है गांधी जी के समर्थन में थे कि ठीक है, असहयोग आंदोलन लाना चाहिए। ठीक, तो शुरू में तो देखिए, मोतीलाल नेहरू जी के सपोर्ट से ये एक तरीके से स्वीकार कर लिया गया, लेकिन पूर्ण तरीके से स्वीकार कब किया गया वो चीज समझना जरूरी है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, नागपुर में कांग्रेस का रेगुलर जो नियमित जो अधिवेशन होता है वो 26 नवंबर 1920 को, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे वो भी पक्ष में आ गए। मतलब उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया, जिसमें से लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये सभी लोगों ने, चित्तरंजन दास, ये सभी लोगों ने अपना विरोध वापस ले लिया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान कर दी। पूर्ण तरीके से स्वीकृत हो गया गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारत में। ठीक है, कब? नागपुर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 26 नवंबर 1920 को। क्लियर? अब असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां की जाएगी, तो देखिए, इसमें गतिविधि यह है कि सरकार के साथ सहयोग ना करना, जो ब्रिटिश शासन है उसके साथ सहयोग ना करना। मतलब उनके द्वारा जितने भी नियम कानून चलाए जाते हैं, उनके द्वारा जितने भी प्रशासन चलाए जाते हैं, उनको ना मानना, ये सारी चीजें शामिल थी असहयोग आंदोलन के क्रियाकलाप के अंतर्गत। तो देखिए, उसमें क्या था। सबसे पहले था कि न्यायालयों का बहिष्कार करना। ठीक है, जो भी न्याय व्यवस्था बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसका बहिष्कार करना। तो वकालत का त्याग किया गया, सरकारी नौकरियों को छोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी किसके अधीन आ रही थी? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ रही थी। मद्य निषेध, ये प्रोग्राम चलाया गया। साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारी चीजें, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, ये सारी गतिविधियां हुई असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो सारी चीजें क्लियर है आपको, बैकग्राउंड क्लियर है कि कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। अब समझिए, देखिए, अध्यक्षता इस अधिवेशन में विजय राघवाचार्य द्वारा किया जा रहा था। गांधी जी का प्रस्ताव स्वीकृत, ये मैंने आपको बता दिया। ये आप ध्यान रखेंगे, नागपुर के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो भारत के इतिहास के तौर पर भी महत्वपूर्ण हो सकता है, विजय राघवाचार्य के द्वारा अध्यक्षता की गई थी इस अधिवेशन में। चलिए, अब हम छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखने वाले हैं। रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में इसके पहले ही गांधी जी आए थे, जैसे कि मैंने बताया था, कंडिल नहर सत्याग्रह के संबंध में आए थे। ठीक है, तो गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए थे, ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात,
छत्तीसगढ़ में गांधी जी जब आए तो उसका प्रभाव देखिए अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, क्योंकि जैसे ही छत्तीसगढ़ से गांधी जी आए, मतलब छत्तीसगढ़ में आए, तो छत्तीसगढ़ के लोग कहना चाहिए पूरे जोश शोर में एकदम, मतलब आंदोलन को तीव्र गति देने में जुट गए। ठीक है, पूरे जोरों शोरों के साथ में। तो उसमें से ये एक गतिविधि थी, रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। अध्यक्ष थे बैरिस्टर ठक्कर और सचिव थे पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर? आगे देखिए, अब कौन कौन सी गतिविधियां होंगी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। तो वकालत का त्याग होगा सबसे पहले। वकालत का त्याग रायपुर से करेंगे पंडित राम नारायण तिवारी। अब देखिए कुछ कॉमन नाम है जो बैरिस्टर के तौर पे थे, उन्होंने भी अपने वकालत का त्याग कर दिया, जिसमें से थे रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल। देख लीजिएगा कॉमन नाम जो पहले भी आप देख चुके हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूं। जो अतिरिक्त नाम थे जिन्होंने वकालत का त्याग किया वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो कॉमन नेम थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन नेम बोलने का मतलब जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो वकालत कर रहे थे ऑलरेडी, या जिन्होंने वकालत की डिग्री ली हुई थी। ठीक है, तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, उनका नाम यहां पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप वो जानते हैं, उन्होंने वकालत का त्याग किया या न्यायालय का त्याग किया भी कह सकते हैं। ठीक, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, इन्होंने अपना वकालत छोड़ा। रायपुर से एक और नाम ध्यान में रखना है, वामन राव लाखे जी, इन्होंने भी वकालत का त्याग किया। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इन्होंने वकालत का त्याग किया। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव ने वकालत का त्याग किया। तो ये सारे नाम हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। अब अन्य नाम देखिए किन्होंने वकालत का त्याग किया। रायपुर से पंडित राम नारायण तिवारी, ये नाम ध्यान में रखेंगे। यादव राव देशमुख ध्यान में रखेंगे। तो रायपुर से दो नाम, राम नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख। क्लियर? बिलासपुर से खान खोजे, ठीक है, खान खोजे और डी के मेहता ने बिलासपुर से वकालत का त्याग किया। आगे देखें, राजनांदगांव से बलदेव प्रसाद मिश्र और छुई खदान से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, इन सभी लोगों ने वकालत का त्याग किया है, न्यायालय का त्याग किया भी कह सकते हैं। वो नाम जो मैंने पहले बताए हैं उनके साथ में वो भी आप ऐड कर लेंगे, बोर्ड पे मैंने नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखिए पदवियों का त्याग होगा, मतलब उपाधियों का त्याग होगा। देखिए जो भी उपाधि उस समय दी जाती थी वो अंग्रेजी शासन के द्वारा दी जाती थी। ठीक है, मतलब इस उद्देश्य से दी जाती थी शासन के द्वारा कि भाई अगर हम किसी व्यक्तित्व को जो फेमस है, नेता है, उनको उपाधि दे दें तो एक तरीके से हमारे अंडर में रह के, हमारे अंदर रह के वो ये उपाधि ग्रहण कर रहे हैं और हमारे जो शासन है उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये उद्देश्य से उपाधि दी जाती थी कि अंग्रेजी शासन को स्वीकृति देते हैं ये लोग। इस प्रकार से अगर हम किसी को उपाधि दे दें तो एक तरीके से उसकी स्वीकृति हमारे साथ है। ये किसका मानना था? ब्रिटिश शासन का मानना था, और इसी उद्देश्य से वो उपाधि दिया करते थे प्रमुख नेताओं को। तो अब देखिए उपाधियों का इसी बात को ध्यान में रखकर त्याग किया जाएगा। जो एक फेमस उपाधि थी राय साहब की, राय साहब की उपाधि किन किन लोगों ने त्याग करी? तो वामन राव लाखे द्वारा राय साहब की उपाधि त्यागी गई। तो छत्तीसगढ़ के जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दे दी। एक तरीके से जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो लोकमान्य सामने जुड़ा है तो लोगों के द्वारा ही उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। तो लोकमान्य के जैसे ही ये उपाधि थी लोकप्रिय, वामन राव लाखे जी को दिया गया छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा। कब? राय साहब की उपाधि त्यागने के बाद। राय साहब की उपाधि त्यागने वालों में से और हैं बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थेकर और सेठ गोपी किशन। इन तीनों ने भी राय साहब की उपाधि का त्याग कर दिया। खान साहब की उपाधि काजी शेर खान ने त्याग किया। राय बहादुर की उपाधि नगेंद्र नाथ डे ने त्याग कर दिया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, नगेंद्र नाथ डे का नाम, राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया इन्होंने। क्लियर है? तो ये उपाधियों का त्याग हो गया। अन्य घटना के रूप में असहयोग आंदोलन के दौरान आपको ध्यान में रखना है सरकारी नौकरियों का त्याग। अब इसमें एक जो पॉइंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए असहयोग आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां थी जो गांधी जी के द्वारा सजेस्ट की गई थी कि आपको मद्य निषेध करना है, न्यायालयों का त्याग करना है, ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये सारी गतिविधियां का सजेशन दिया गया था गांधी जी के द्वारा। उसमें से एक था सरकारी नौकरियों का भी त्याग करना। लेकिन सरकारी नौकरी का त्याग करने के लिए गांधी जी ने अंतिम हथियार के तौर पे करने को कहा था। मतलब अगर सारी चीजें हो जाए उसके बाद अगर कोई चारा नहीं बचता है तो अंतिम हथियार के तौर पे आप अपनी सरकारी नौकरियों का त्याग करेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो ये लिखा है अंतिम हथियार के तौर पे सरकारी नौकरियों का त्याग करने के लिए कहा था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन में। ये प्रश्न बना था दोस्तों एग्जाम के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। कुछ 3-4 पॉइंट दे दिए गए थे जिसमें से आपको बताना था कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें से एक कथन यह था कि गांधी जी ने सरकारी नौकरियों का जो त्याग करने को कहा है वो अंतिम हथियार के तौर पे करने को कहा है। तो बिल्कुल सत्य ये कथन था। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कौन कौन किन किन व्यक्तित्व के द्वारा त्याग किया गया। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, शिवलाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल, इन सभी का नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपनी सरकारी नौकरियों का त्याग किया। क्लियर। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, शिवलाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि बिलासपुर में आंदोलन की शुरुआत किसने की। रतनपुर आ जाता है, उसमें किसने शुरुआत की। ये प्रश्न यहां से बनते हैं दोस्तों। बिलासपुर जिले में आंदोलन का प्रारंभ, कौन से आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से सदाशिव राव हरपाल के द्वारा किया गया। ठीक है, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, सदाशिव राव हरपाल के द्वारा किया गया रतनपुर से। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ बिलासपुर के अंतर्गत ही आ रहा है रतनपुर। ठीक है, चलिए अन्य व्यक्तियों में पुरुषोत्तम दास, गोविंद प्रसाद, अमरनाथ, गेंडेराम, चमरू, ये सभी शामिल थे। किनके साथ, सदाशिव राव हरपाल के साथ में ये नेतृत्व कर रहे थे और बाकी ये सभी शामिल थे सहयोगी के रूप में। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इन सभी को साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी नाम आप ध्यान में रखेंगे बिलासपुर के संबंध में। क्लियर है, ठीक। अब देखिए कटघोरा से मनोहर लाल शुक्ला, मुंगेली से गणपत लाल, जांजगीर से हाफिज जी, ये सभी नाम महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन के संबंध में। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि क्षेत्र विशेष से व्यक्ति को नाम पहचानिए, या मैच द कॉलम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। देखिए कटघोरा मनोहर लाल शुक्ला, मुंगेली गणपत लाल, जांजगीर हाफिज जी, और सदाशिव राव हरपाल, पुरुषोत्तम दास, गोविंद प्रसाद, अमरनाथ, गेंडेराम, चमरू, ये सब का नाम आपको रतनपुर के संबंध में ध्यान रखना है। प्रश्न पुरुषोत्तम दास को लेकर उठा दिया गया था एक बार सीजीपीएससी की परीक्षा में कि पुरुषोत्तम दास जी जो है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से संबंधित है असहयोग आंदोलन के दौरान। तो आंसर क्या था, रतनपुर। तो ये पुरुषोत्तम दास महत्वपूर्ण है, इस कारण मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक, बाकी सभी रिलेटिव उनके जो क्षेत्र है वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगली एक्टिविटी के रूप में असहयोग आंदोलन के दौरान था मद्य निषेध कार्यक्रम। मद्य निषेध देखिए 7 फरवरी 1921 को गांधी चौक पर पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन द्वारा मद्य निषेध हेतु लोगों से आह्वान किया गया। कब, 7 फरवरी 1921 को गांधी चौक पर, ध्यान में रखिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, कुतुबुद्दीन द्वारा मद्य निषेध हेतु लोगों से आह्वान किया गया। ठीक है, संबोधन किया गया लोगों को मद्य निषेध के संबंध में। अब एक और चीज देखिए, जितने भी ये आबकारी वस्तुएं थी जैसे शराब हो गई, गांजा हो गई, अफीम हो गई, ये सब की सरकार जो है, ब्रिटिश शासन जो है नीलामी करना चाहती थी। और नीलामी के लिए उन्होंने सबसे पहला स्थान चुना धमतरी। अब धमतरी तो आपको पता है कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें धमतरी की जो भागीदारी थी वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, आबकारी नीलामी का बहिष्कार धमतरी में हुआ। किसके नेतृत्व में, नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, ठेकेदारों को अलग से बुलाया गया शासन के द्वारा कि भैया इनकी नीलामी होगी या ठेके आपको दिए जा रहे हैं, ले लीजिए। लेकिन नारायण राव मेघावाले के द्वारा जितने भी ठेकेदार थे उनको आह्वान किया गया कि असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए प्लीज आप नीलामी में भाग मत लीजिए, और नारायण राव मेघावाले की बात ठेकेदारों द्वारा मान ली गई। ठीक है, तो कोई भी नीलामी में शामिल नहीं हुआ। और फिर जब नीलामी में शामिल नहीं हुए कोई, तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि जो भी शराब बिक्री थी वो धमतरी कचहरी के सामने ही शुरू कर दिया। तो वहां पर भी नारायण राव मेघावाले अपने सहयोगी के साथ धरना पर बैठ गए और किसी की हिम्मत नहीं हुआ वहां पर जाके शराब लेने की या आबकारी वस्तुओं को लेने की। तो इस तरीके से अंग्रेजों का आबकारी नीलामी संबंध या वस्तुएं बेचना संबंध जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से हो गया फ्लॉप। क्लियर, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण बातें। ठीक, चलिए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना होगी कि देखिए जितने भी वहां पर स्कूल होते थे मुख्य तरीके से अंग्रेजी माध्यम के होते थे, शासन के द्वारा चलाए जाते थे, अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। तो एक तरीके से उसका भी बहिष्कार करना, असहयोग आंदोलन का समर्थन देना वाली बात हो जाती थी यहाँ पर। तो इस तरीके से अंग्रेजी स्कूलों का त्याग करके राष्ट्रीय विद्यालयों की को ज्वाइन करना, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। तो रायपुर में सबसे पहले 5 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में, माधवराव सप्रे के नेतृत्व में या संचालन में। ठीक है, उन्होंने एक जनसभा बुलाई जिसमें 10,000 रुपए इस कार्य हेतु इकट्ठा किया गया। तकरीबन 240 विद्यार्थियों ने एट अ टाइम अंग्रेजी स्कूल को छोड़कर इस राष्ट्रीय विद्यालय में क्या कहना चाहिए, एडमिशन ले लिया। ठीक है, जो रायपुर में 5 फरवरी 1921 को खुला था। क्लियर, तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले किसके संचालन में, सबसे पहला स्टेप किन्होंने लिया, माधवराव सप्रे ने। 10,000 रुपए इकट्ठा हुआ जनसभा में। 240 विद्यार्थियों ने, यहाँ पर डेटा नहीं लिखा है तो ध्यान में रखिएगा, 240 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी शिक्षा त्याग कर, अंग्रेजी स्कूल त्याग कर रायपुर के इस राष्ट्रीय विद्यालय में
एडमिशन ले लिया। 5 फरवरी 1921 रायपुर में, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अन्य स्थानों पर भी राष्ट्रीय विद्यालय खुलेंगे। देखिएगा सबसे पहले ध्यान में रखिए, और विद्यालय का भवन किसके द्वारा दिया गया? तो विद्यालय के लिए भवन जो है सेठ गोपी किशन के द्वारा दिया गया। ठीक है, गोपी किशन के साथ साथ में बाल किशन, राम किशन भी शामिल थे। उन्होंने पूरा अपना भवन दे दिया रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय चलाने के लिए। यह भी बात ध्यान में रखेंगे। संचालन किसके द्वारा किया गया? वामन राव लाखे के द्वारा। मतलब स्कूल खुल जाने के बाद, देखिए स्कूल खुलने के लिए जो इनिशिएटिव लिया वो माधवराव सप्रे ने लिया, लेकिन स्कूल खुल जाने के बाद जो स्कूल का संचालन किया वो वामन राव लाखे थे। ठीक, प्रधान अध्यापक थे राम नारायण तिवारी। क्लियर, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये था रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के संबंध में सारी बातें। बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, शिव दुलारे मिश्र जो वहां के प्रधान अध्यापक थे। बिलासपुर में जो खुला राष्ट्रीय विद्यालय उसके प्रधान अध्यापक कौन? शिव दुलारे मिश्र और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। इन सभी के सहयोग से बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। राजनांदगांव में बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और बंशीलाल के सहयोग से राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। धमतरी में जुलाई 1921 में, बाकी जगह का डेट मेंशन नहीं है, एक तो रायपुर का है और एक धमतरी का, तो ध्यान रखेंगे। धमतरी में जुलाई 1921 में छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने अपने ही खर्च से, स्वयं के खर्च से और स्वयं के भवन में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना कर दी धमतरी के अंतर्गत। ठीक है, और प्रधान अध्यापक कौन थे? अजीजुर रहमान प्रधान अध्यापक के तौर पे थे। कुछ समय इसमें 1924 के आसपास ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा भी अध्यापन किया गया धमतरी के राष्ट्रीय विद्यालय में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, इन सभी जगह पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। किन व्यक्ति के द्वारा और प्रधान अध्यापक कौन थे? ये सारी बातें, सारे व्यक्तित्व आपको नाम ध्यान में रखने। आगे बढ़ते हैं। अगले एक्टिविटी के रूप में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। तो 7 फरवरी 1921 रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उद्देश्य क्षेत्रीय युवाओं को प्रशिक्षित करना। किसके लिए? सत्याग्रह के लिए, आंदोलन के लिए प्रशिक्षण देना है। तभी तो युवक अच्छे तरीके से नेतृत्व कर पाएंगे, संचालन कर पाएंगे। किसके लिए? आंदोलनों के लिए या सत्याग्रह के लिए। ठीक है, तो ये उद्देश्य है सत्याग्रह आश्रम का, जिसमें क्षेत्रीय युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता था। किसके द्वारा किया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 7 फरवरी 1921 को किया गया रायपुर में। ठीक है, एट अ टाइम 83 छात्रों ने प्रवेश ले लिया। ठीक है, कहीं कहीं पर ये 53 भी दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा 53 आता है या 83 आता है, ऑप्शन आपको देख के लगा लेना है। एक जगह 53 दिया है, एक जगह 83 दिया है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में 83 दिया हुआ है, इसका मैंने ये आंकड़ा 83 लिया हुआ है। 83 छात्रों ने प्रवेश लिया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नॉर्मल स्कूल को त्याग कर, जो नॉर्मल स्कूल होते थे उसको त्याग कर ये सत्याग्रह आश्रम में उन्होंने प्रवेश ले लिया। प्रशिक्षित छात्र में कौन कौन प्रशिक्षित होकर फेमस व्यक्तित्व निकले हैं छत्तीसगढ़ से? देखिएगा, इसी सत्याग्रह आश्रम से प्रशिक्षित होकर निकलने वालों में शोभाराम देवांगन, विश्वंभर पटेल, हरख राम, परदेशी राम, राम दुलारे, श्यामलाल सोम, ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाले हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे, आगे जब कुछ आंदोलन होगा, उनमें ये सब नाम आने वाले हैं दोस्तों, जो सत्याग्रह आश्रम से ही प्रशिक्षित होकर निकले थे। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, शोभाराम देवांगन, विश्वंभर पटेल, हरख राम, परदेशी राम, राम दुलारे, श्यामलाल सोम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का सत्याग्रह आश्रम नागपुर में भी स्थापित किया गया था महात्मा भगवान दीन के सहयोग से। क्लियर, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। अन्य एक्टिविटी के तौर पे असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की गई। 4 मार्च 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। मतलब देखिए, एक तरीके से न्यायालय का बहिष्कार कर रहे हैं, तो कहीं तो कुछ संस्था होनी चाहिए जिसमें न्याय का कार्य किया जाना चाहिए। तो इस उद्देश्य से राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। रायपुर में 4 मार्च 1921 को इसकी स्थापना हुई जसकरण डागा जी के द्वारा, जो पंचायत मंत्री नियुक्त किए गए इसी राष्ट्रीय पंचायत के। ठीक है, जसकरण डागा, पंचायत मंत्री लिखा हुआ है यहां पर, पंचायत मंत्री जसकरण डागा, राष्ट्रीय पंचायत रायपुर के लिए। ठीक, वैसे ही 15 अक्टूबर 1931 तक ये जो राष्ट्रीय पंचायत है रायपुर का, वो कार्यरत रहा। कुल 85 मामलों का निपटारा किया गया इस रायपुर के राष्ट्रीय पंचायत के अंतर्गत। ये आप फैक्ट अलग से ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे ही फरवरी 1921 में धमतरी में बाजीराव कृदंत के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। फरवरी 1921 में धमतरी में, 4 मार्च 1921 को रायपुर में। धमतरी के लिए बाजीराव कृदंत नाम ध्यान में रखना है और रायपुर के लिए जसकरण डागा ध्यान में रखना है राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना के लिए। क्लियर। आगे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के संबंध में देखिएगा, यह भी एक एक्टिविटी थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, स्वदेशी को अपनाना था।
1 अगस्त 1921 को रायपुर में एक जुलूस निकाला गया विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर, लोगों में प्रचार करने के लिए कि एक तरीके से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, उपयोग नहीं करना है। तो उसके लिए 1 अगस्त 1921 को रायपुर में जुलूस निकाला गया, ठीक। और प्रभुलाल काबरा, नाम ध्यान में रखिएगा, प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा के द्वारा जो उनकी बीवियां थी, उनकी जो साड़ी थी, विदेशी साड़ी, उनको होली में दान कर दिया गया, मतलब एक तरीके से होली में भेंट कर दिया गया, होली में जला दिया गया, ठीक है। प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा की पत्नी की विदेशी साड़ियों को, क्लियर, होली में भेंट कर दिया गया। यह था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के संबंध में महत्वपूर्ण घटना छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अब देखिए, स्वदेशी को अपनाना मतलब खादी को अपनाना, वो देखेंगे अगले वीडियो में, और बहुत सारी बातें रह गई है, मतलब असहयोग आंदोलन का पार्ट 2 भी बनेगा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। तो ये था असहयोग आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, पहला भाग, ठीक है। तो चले फिर मिलते हैं अगले भाग को लेकर जल्द से जल्द। धन्यवाद।